जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 9 ऑफ जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट पीएससी जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और कोर्सेज को ज्वाइन करें। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उसको आपको जो है वो ध्यान से सुनना है, फोकस के साथ। और टॉपिक्स के बीच में मैं जो चीज आपको लिखने के लिए बोलूंगा वो आप नोट डाउन करिएगा। मैं आप लोग के एक बार कमेंट्स देख लेता हूं। दीप शिखा का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्राची वर्मा के आंसर हैं, ईशा ठाकुर, दीपांशी, पायल भारती, समीर भटनागर, खुशी सिंगल मेरे ख्याल से इन्होंने आज पहली बार आंसर देना शुरू किया है, तो आंसर दीजिए ऐसे ही। दिग्विजय जी, मैंने आपको जो है वो आर्टिकल 240 की डेफिनेशन मांगी थी, आपने लिख दिया कि आर्टिकल 240 अकॉर्डिंग टू आयुषी सिंह, तो आयुषी सिंह ने आंसर्स लिखे हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना है। या फिर तो ऐसा भी लिखा जा सकता था, आर्टिकल 240 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं, जब मैंने आपसे बोला है कि आपको आंसर देना है दैट मीन्स कि आपको पूरा आंसर देना है। ठीक है, आयुषी सिंह वेरी गुड। श्वेता यादव बहुत बढ़िया। सर, जीएस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना चाहिए? देखो यार, आप श्वेता, मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी कोर्सेज में हो, तो कुछ नहीं, टॉपिक वाइज चीजों को जो है वो कवर अप करो। कभी भी ये चीज ध्यान में रहे, आप लोग रखें सभी लोग, कि आपको जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। यहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आप जो है टॉपिक्स और सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ें, क्योंकि सिविल सर्विसेज की एक खासियत है, हालांकि सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है पेपर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग, बट जब आप पढ़ते हो ना तो आपको रिलेट करना है पेपर 1 को पेपर 3 के साथ, पेपर 2 को रहे हो पेपर 4 के साथ। ऐसा ऐसा इंटर रिलेशन की डिमांड जो है वो सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चन में रहती है, राइट? तो हमेशा इंटर रिलेट करके पढ़ा करें, चीजों को समझा करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर मेनली फोकस करें और स्टार्ट करें बेसिक एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस जो है वो क्रिएट करेंगे। और जैसे ही एक बार आपका बेस जो है वो क्रिएट हो गया, कॉन्सेप्ट एक बार क्रिएट हो गया, उसके बाद फिर आप एडवांस बुक पढ़ना शुरू करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करो पॉलिटी से, तो पहले पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत लगा लो, और जो चैनल पर जो या कोर्सेज पे जो वीडियोस हैं उसको कवर अप कर लो, और नोट्स जो आपको दिए जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में उसको जो है वो गो थ्रू कर लो, बस दैट्स इट। इसमें आपका कंप्लीट हो गया एक पॉलिटी, है ना? ऐसे इकोनॉमिक्स के लिए पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, बेस क्लियर करो। वैसे इकोनॉमिक्स में तो एनसीईआरटी काफी होती है और करंट अफेयर्स पर फोकस करना रहता है इकोनॉमिक्स के लिए, तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। वैसे तो आप कोर्स में हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी वहां पर जो चीजें आ रही हैं उसको जो है वो बस पढ़ते जाओ। बट हाँ, ये चीज जरूर इंश्योर करो कि सभी टॉपिक्स जो है वो कवर होने चाहिए। अब वो इंश्योर कैसे करोगे? तो अपने टेबल पर हमेशा आपके एक सिलेबस रखा होना जरूरी है। ठीक है, समझे? प्रीति सोनी, वेरी गुड, आपने भी जो है वो कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया है, बढ़िया, बस लगकर जो है वो तैयारी करिए। ठीक है, सतवा द वे ऑफ लाइफ, इनके भी आंसर जो है वो आए हैं। अभिनेश यादव, आप भी आंसर देना शुरू करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोग। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड। चलिए, अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो हमारे सबसे पहले टॉपिक से जो है वो शुरुआत करते हैं। अभी हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट की, इंडिया की 16th नेशनल सेंसस। लिख लेना, इंडिया का 16th नेशनल सेंसस, जो कि पहली बार डिजिटल भी होगा और पहली बार कास्ट डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहली तो न्यूज यही है कि इंडिया में आखिरी बार सेंसस जो हुआ था वो कब हुआ था? 2011 में। उसके बाद 16 साल के गैप के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 16th सेंसस 1 मार्च 2027 तक कंप्लीट होगा। लिखिएगा, ये 16th सेंसस होने वाला है, जो कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? 1 मार्च 2027 तक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस कर दिया है। आपको क्या लगता है कि 16 साल का ये गैप इंडिया जैसी रैपिडली चेंजिंग कंट्री के लिए कितना रिस्की हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में?
है कि नहीं? क्या लगता है आपको, रिस्की हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के आप लोग पॉलिसी मेकर्स बनोगे तो आपके लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको पता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन लोग जो है वो बैकवर्ड कैटेगरी के हैं और उनको आपको अपलिफ्ट करना है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको एग्जैक्टली पता हो। फिर आप उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाकर काम करेंगे, उस अकॉर्डिंग फिर आप पैसा जो है वो एलोकेट करेंगे। बट जब डेटा ही नहीं है तो कितनी डिफिकल्टी आ सकती है सही लोगों तक पॉलिसी पहुंचने में, या सही लोगों तक गवर्नमेंट सर्विस पहुंचाने में, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा जो है कि भाई 1 लाख लोग जो है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए एक रीजन में काम करना है, बट एक्चुअल रियलिटी वो हो गई है कि 16 साल के गैप में वो 1 लाख से 5 लाख हो गए हैं। माइग्रेशन भी हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके पास एक प्रॉपर डेटा हो। यस। और इस बार का सेंसस दो वजह से एक ऐतिहासिक बन गया है। पहली वजह, ये पहला डिजिटल सेंसस होगा, और दूसरा पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन भी होगी जिसमें SC ST के अलावा सारी जातियों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लिखिएगा, ये हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि ये पहला डिजिटल सेंसस बनने वाला है, राइट? और इसमें कास्ट को जो है वो शामिल किया जाएगा, सभी कास्ट को पहली बार। तो ये दो चीज आप बस इसके अंदर लिख लीजिए। चलिए, इसके 16 सेंसस के फीचर की थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लें। ये बेसिक फैक्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, है ना? नहीं पता तो जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत सेंसस कंडक्ट किया जाता है, और सेंसस रूल्स 1990 के तहत रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये दो अथॉरिटीज होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो बेसिकली देखती है पूरे कार्रवाई को सेंसस से रिलेटेड। ये लिख लेना अगर जिनको नहीं पता। और सेंसस यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री में आता है? 69th एंट्री। ये याद रखना, ये मेंस प्रीलिम्स में वो पूछा जा सकता है। 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। और ये पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, और पहला कंप्लीट और सिंक्रोनस सेंसस जो कंडक्ट हुआ था वो 1881 पे हुआ था WC प्लॉडिन के द्वारा। और 2026-27 का सेंसस 16वां नेशनल सेंसस है, 16वां। ये नंबर याद रखना है आपको। आइए अब मैं आपको इसके फीचर्स थोड़े से समझाता हूं। पहला तो डिजिटल सेंसस है ये। एन्यूमरेटर से एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे ना वो आएंगे तो मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। वो पेपर बेस्ड फॉर्म जो है वो हटा दिए गए हैं। इससे डेटा एक्यूरेसी और प्रोसेसिंग टाइम इंप्रूव होगा। रियल टाइम बेसिस पर चीजें ऐड होंगी, नेशनल लेवल पर चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, हर एक ऑफिशियल के पास जो है वो प्रॉपर डेटा जाएगा रियल टाइम पे। इसके अंदर SC ST के अलावा सभी जातियों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहला ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा। एक नया कॉलम ऐड किया जाएगा SC ST कैटेगरी के अलावा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसमें जिनका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार डिटेल्स अपडेटेड है, वो घर बैठे वेबसाइट पर डेटा फिल कर सकते हैं। फेज 1 के अंदर हाउस लिस्टिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी हो चुकी है। और उसके अलावा फेज 2 के अंदर पॉपुलेशन को जो है वो शामिल किया जाएगा, और 28 फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगा बताया जा रहा है। स्पेशल डेट्स की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2026, और बाकी स्नो बाउंडेड एरियाज के लिए ये बताया जा रहा है कि जहां पर स्नो रहती है ना, तो वहां पर 1 अक्टूबर 2026 एक डेट, स्पेशल डेट रखी है। बाकी रीजन के लिए 1 मार्च 2027 इन्होंने जो है वो डेट रखी है। अब वो यार ऑब्वियस ही बात है, ये डेट क्यों रखी है? आप जानते हैं कि स्नो स्नो वाले जो इलाके होते हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है कि डिफिकल्टी आ जाती है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना डिफिकल्ट पीरियड हो जाता है ना? ठीक है। और रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए 1 मार्च 2027 डेट रखी है, यानी कि स्नो बाउंडेड रीजन के लिए पहले ही डेटा जो है वो आ जाएगा। और 1 मार्च 2027 तक जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री का डेटा जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये डेट्स वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लगभग 30 लाख डेटा कलेक्टर्स या एन्यूमरेटर्स इंक्लूडेड है, जिसमें स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है जिसको आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है।
अब इसके लीगल और पॉलिटिकल, अच्छा 24 लाख एन्यूमरेटर्स ब्लॉक प्रिपेयर किए गए हैं, ये सब चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनो, 2026 के बाद की सेंसस जो है उसमें लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन अ, करने में जो है वो ये काम कर रही है। डीलिमिटेशन, इसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिला। आपको पता है कि 2026 के बाद जो नेक्स्ट सेंसस होगा, अभी 2026 तक डीलिमिटेशन एक्ट के तहत जो है वो उसको डीलिमिटेशन को जो है वो रोक दिया गया है। पता है ना सभी लोग को डीलिमिटेशन के बारे में? आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या होता है ये डीलिमिटेशन। और डीलिमिटेशन, अच्छा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताइए आप। और अगर सही है तो क्यों सही है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? ये डीलिमिटेशन कमीशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये आता रहता है बीच बीच में न्यूज में, हम लोग कवर भी करते हैं इसको। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा ये सेंसस। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए डेटा ऑलरेडी 119 करोड़ सिटीजन्स के पास है। सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से एनआरआईसी बन सकता है। समझे आप? कास्ट और डेटा, डिजिटल डेटा का उपयोग फ्यूचर में जो है वो किसी पर्पस के लिए यूज होगा, किसी के सभी पर्पस के लिए जो है वो यूज होगा। अगर डेटा डिजिटलाइज है तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। चैलेंजेस भी हैं यार बहुत सारे। 2021 के सेंसस कोविड के कारण जो है वो डिले हो गए थे। ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी बनी रही। और सेंसस बहुत जरूरी होता है यार। 3 पॉइंट्स मुझे बताएं कि सेंसस जो है वो क्यों जरूरी होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। सिर्फ 3 पॉइंट्स, दैट्स इट। ये टॉपिक जो आया है आई थिंक ये पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ईसीओ एसओसी वाला टॉपिक क्या हमने डिस्कस किया कुछ दिनों पहले ही, कि इंडिया जो है वो इलेक्ट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर 2026 से लेकर 28 के लिए। और ये अनाउंसमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है वो किया गया। तो इंडिया का यूनाइटेड नेशंस ईसीओ एसओसी में इलेक्शन, जिसमें इंडिया 2026 से 2028 तक के पीरियड के लिए इलेक्ट हुई है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है ना, ईसीओ एसओसी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, लिख लेना ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे पर पॉलिसी बनाना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। लिख लेना कि क्या करती है। तो ये पॉलिसीज जो है वो बनाती है वैश्विक स्तर पर, किससे रिलेटेड? एक ऑब्वियस ही बात है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो आर्थिक स्तर पर कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं, है ना? सामाजिक स्तर पर क्या मुद्दे चल रहे हैं, है ना? ठीक है। मानवीय मामले, जो भी दुनिया भर में उभर कर आ रहे, जो भी दुनिया भर के मुद्दे हैं उस पर ये पॉलिसीज बनाती है। यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। ह्यूमन राइट्स, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ऐसे एरिया में कोऑर्डिनेशन लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यूनाइटेड नेशन के कई कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, किसी को पता है? यूनाइटेड नेशन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए, नंबर प्लस कौन से ऑर्गन्स हैं। कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, प्रीलिम्स में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। 1945 को ये क्रिएट हुई थी, लिख लेना। 54 मेंबर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 साल के टर्म के लिए। 26, 27, 28 के लिए इंडिया बनी है। तो ईसीओ एसओसी का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं 54 मेंबर्स कंट्री को। 1945 में बनी थी यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी को कोऑर्डिनेट करती है ईसीओएसओसी। समझे? ये यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का भी इसका काम होता है। साथ ही 8 फंक्शनल कमीशंस
और 5 रीजनल कमीशंस के थ्रू पॉलिसी बनाती है, जैसे एजुकेशन के लिए, क्राइम प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि समाज को खतरा है जिन जिन चीजों का, या समाज के उद्धार के लिए वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर ये पॉलिसी बनाती है। तो ये सब इसके काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम करती है, बहुत बेसिक चीजें हैं। ज्वाइंट सेशंस कंडक्ट करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के साथ, जिससे कि यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकें। अब इंडिया का इलेक्शन जो हुआ है, तो इंडिया को मेंबर कंट्री में मेजोरिटी सपोर्ट के साथ इलेक्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि इंडिया का मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में ट्रस्ट बढ़ रहा है। और ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस इतने अच्छे बना चुके हैं कि ट्रस्ट तो बिल्डअप होगा ही होगा। और इंडिया ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट भी करता है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया चाहता है कि ईसीओ एसओसी जो है, इसका उपयोग करके दुनिया के सामने गरीबी को खत्म करने पर प्रयास किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ पर टारगेट किया जाए कि सभी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी लोगों का पूरे दुनिया भर में। महिला सशक्तिकरण, ऐसे मुद्दे जो है वो इंडिया ने उठाए हैं। इंडिया की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और वेलफेयर स्कीम्स इन्हीं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में शेयर की जा रही है, यानी कि हमारे यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग जो है वो इंटरनेशनली जो है वो शेयर कर रहे हैं। इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी एस्पिरेशंस है। आप जानते हैं कि हम लोग परमानेंट सीट चाहते हैं यूएनएससी के अंदर, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जो है वो एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, जिससे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हम लोग को जो है वो मिल सके। बट चाइना के कारण हो नहीं पा रहा है, ये बार बार वीटो लगा देता है वो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर करना इसका काम होता है। मैंने आपको इसके काम ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, आज की डेट में क्या चैलेंजेस ये फेस कर रही है यूएन ईसीओ एसओसी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? तो जलवायु परिवर्तन, एजुकेशन का गैप, डिजिटल डिवाइड। और यार लाइट चली गई थी, तो मैं आपको बता रहा था चैलेंजेस कि क्या क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के चैलेंजेस। देखो, जलवायु परिवर्तन चल रहा है ना, डिजिटल डिवाइड का इशू है, पूरे दुनिया भर में एजुकेशन की कितनी कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन में उनकी आवाज भी हो, और इंडिया ये रिप्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए काम कर रही है। और फिर पोस्ट कोविड की रिकवरी हुई, पब्लिक हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, सबको मजबूत बनाना है। तो ये सब चैलेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बस गाइस ये, और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करके चीज टारगेट्स है वो पूरे करवाने हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इन एजुकेशन। अब ये एजुकेशन से जुड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेंडर गैप आप समझ ही रहे हो, मेल फीमेल्स के बीच का गैप, है ना। तो एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इतने हाई एनरोलमेंट होने के बावजूद जो लर्निंग आउटकम्स है ना बॉयज के अंदर और गर्ल्स के बीच में, इसमें जेंडर गैप अभी भी बना हुआ है। यानी कि लोग स्कूल तो जा रहे हैं बट पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया भर के जो पुरुष हैं उज्जट ही हैं। तो लीडरशिप रोल्स में भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी लिमिटेड है, ये भी देखने को मिला है ना, क्योंकि महिलाओं को आगे अभी भी नहीं किया जा रहा इंपॉर्टेंट पोजीशंस में। स्पेशली हायर एजुकेशन की बात करें या स्कूल प्रिंसिपल लेवल की बात करें, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि मेल फैकल्टीज ज्यादा है, या मेल आप कह सकते हो अलग अलग पोजीशन में मेल ज्यादा है, राइट। अब बताया ही जा रहा है कि इंडिया ने 95% से ज्यादा एनरोलमेंट अचीव कर लिया है प्राइमरी लेवल पर। लेकिन एसर 2023 के डेटा के मुताबिक क्लास थर्ड के सिर्फ 43% बच्चे ही क्लास सेकंड का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। सोचो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप जा रहे हो एक स्कूल के अंदर वो करने के लिए, मतलब एकदम से आप पहुंच गए वहां पर, रेड मार दी आपने। है ना, एकदम से आपने शॉकिंग विजिट जो है वो दे दी वहां जाकर इंस्टेंटली सामने वालों को। और आपको पता ही लग रहा है, आपने बच्चों को खड़ा किया और बच्चों से बोला कि बेटा, टू थर्ड क्लास के बच्चे को पूछा कि 2+2 कितना होता है, तो बोल रहा 5 है, वो आंसर ही नहीं दे पा रहा है।
तो आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि बच्चा जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। तो ये तो स्थिति है स्कूल्स की। तो आप कार्रवाई नहीं करोगे उस स्कूल के ऊपर? डेफिनेटली करोगे। तो ये चीज हो रही है। एनएएस 2021 का डेटा कहता है कि क्लास एट्थ के सिर्फ 25% स्टूडेंट्स ही मैथ्स में प्रोफिशिएंसी दिखाते हैं, यानी कि उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पता है, सिर्फ 25% बच्चों को क्लास एट्थ के। तो क्लियरली एनरोलमेंट तो है, बट एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है। दैट इज द इशू। ये समझने वाली बातें हैं, लिखने की नहीं है। अब पढ़ने की बात करें, रीडिंग की बात करें, तो ग्लोबली 100 बच्चियां, 100 गर्ल्स के कंपैरिजन में सिर्फ 87 बॉयज जो है वो मिनिमम प्रोफिशिएंसी अचीव करते हैं पढ़ने में। क्योंकि लड़के दूसरी एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना। अब लड़कियां पढ़ती हैं। चलो ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, है जेंडर इक्वल चीजें रहे, बट मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा है यार, लड़के थोड़े से ज्यादा उज्जट रहते हैं। मैं खुद हूं ना, तो मुझे खुद पता है। अपन लोग का दिमाग जो है उल्टी सीधी एक्टिविटीज में ज्यादा रहता है। तो लड़कियां सिर्फ एक ही जगह पर टारगेट तरीके से फोकस करती हैं, और अपन लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। हैं कि टीचर जो है पढ़ा रही है, किताब में देखते देखते धीरे धीरे करके टिफिन खाओ। तो वही चीजें हैं। मिडिल इनकम कंट्रीज में ये गैप और ज्यादा है, सिर्फ 72 बॉयज ही कंपीटेंट है 100 गर्ल्स के मुकाबले। कोविड 19 के बाद मैथ्स में भी बच्चियों की परफॉर्मेंस गिर गई, स्पेशली ब्राजील, इटली, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में। इंडिया के अंदर भी हुआ ना, कोविड के बाद जो है वो काफी सारे लोगों का स्कूल छूट गया। इंडिया में एलिमेंट्री लेवल पर 60% टीचर महिलाएं हैं, दैट इज गुड। लेकिन हायर लीडरशिप में नेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 5% वाइस चांसलर वुमेन है। यूनिवर्सिटी में मात्र 9% वाइस चांसलर्स और 11% रजिस्ट्रार्स वुमेन है। तो यानी कि हाई लेवल पर बहुत ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है। प्रिंसिपल के लेवल पर तो और भी कम यहां पर बताया जा रहा है। कंपेयर करें इस चीज को वियतनाम से, तो वहां पर 28% लीडरशिप का रोल महिलाओं के पास है। तो उन कंट्री से भी हम पीछे हैं। बट अभी हम इसी चीज पर काम भी जो है वो कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने प्रिंसिपल ट्रेनिंग मैंडेटरी किया है, 50 घंटे एक साल की। बट मोस्ट इंडियन स्टेट्स में इस ट्रेनिंग का फॉर्मल सिस्टम अभी भी मिसिंग है। लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। प्रमोशंस भी मेरिट बेस्ड जो है वो नहीं होते हैं। सिफारिश के ऊपर बेस्ड जो है वो प्रमोशंस देखने को मिलते हैं कई बार। बट कुछ पॉजिटिव चीजें देखें तो दिल्ली की मिडिल लीडर पायलट प्रोजेक्ट, ये लिख सकते हो आप। ये दिल्ली का एक पायलट प्रोजेक्ट है, मिडिल लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट, दिल्ली का। इसने शो किया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप से प्रोफेशनल कल्चर जो है वो इंप्रूव होता है। क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप समझ रहे हो ना, कि अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को जो है वो उस पोजीशन पे रखोगे अगर आप, तो प्रोफेशनल कल्चर जो है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। प्लस लीडरशिप का रोल जो है वो चेंज होता रहा है, शिफ्ट होता रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में वुमेन लेड स्कूल्स में स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा साल की लर्निंग गेन अचीव की है, सोचिए आप। यानी कि इतना जितना आप पढ़ रहे हो उससे डबल ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। 100 से ज्यादा कंट्रीज ने लीडरशिप सर्वे में पार्टिसिपेट किया। ये बता रहा है कि सबकी सहमति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉजिटिव चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर फीमेल टीचिंग की वर्कफोर्स जो है वो ग्रो हो रही है, जिसके कारण क्लासरूम का एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, स्पेशली फाउंडेशनल लेवल पर, बेसिक लेवल पर। बट दिक्कतें भी आई। कोविड 19 ने डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा दिया। रूरल क्षेत्र में रहने वाली बच्चियों के लिए तो और सिचुएशन खराब हो गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की भी अगर मैं बात करूं, उससे जोड़ूं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग वाले टॉपिक को, तो आपको पता है मैंने, मतलब मैं बीच में था, मैंने क्योंकि एक कमिश्नर से जो है वो बात करनी थी, तो मुझे जो है वो लेके गए थे मेरे कुछ कलीग्स, फ्रेंड्स। तो मैं उनके साथ जो है वो गया था एक स्किल डेवलपमेंट के टेंडर के लिए। पता है क्या क्या चीज होती है? सिर्फ ऑन पेपर जो है वो दिखाई जाता है सर्टिफिकेशन, ना एक्चुअल कोई ट्रेनिंग होती है ना कुछ होता है। सिर्फ ऑन पेपर सर्टिफिकेशन दिखा के पैसे ले लिए जाते हैं। एक एक बच्चे के 5-5 हजार रुपए जो है वो मिलते हैं, या एक एक आप कह सकते हो कि फॉर्म के, कि बस
आधार कार्ड लगा दो, फुलफिलमेंट होना चाहिए, सामने वाले को सर्टिफिकेट मिल जाए, उसने किया नहीं किया, ट्रेनिंग ली नहीं ली, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो एनरोल कर ले, सर्टिफिकेशन हो जाए, और वो फ्री में एनरोलमेंट होता है, और उसके बदले में 5-5 हजार रुपये सरकार जो है वो दे देती है। और इस 5-5 हजार रुपये मतलब कटने के बाद बोल रहा हूँ मैं। वैसे हर एक बच्चे पर 15-15, 20-20 हजार रुपये तक मिलते हैं ऐसी चीजों में। मैंने खुद आंखों के सामने देखा है, और ये लूप होल मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लूप होल होते हैं कई बार, ये एसएससी वगैरह और इन सब की कोचिंग्स की जो वो आती है ना, स्कॉलरशिप वगैरह, सरकार की स्कीम्स वगैरह, 50-50 हजार रुपये, 25-25 हजार रुपये एक एक बच्चे पर मिलता है। वो करना कुछ नहीं, बच्चे को बस एनरोल कर देना है, और जो इंस्टीट्यूशन ये इस प्रकार से चीजें चलाते हैं ना, तो उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो सोचो आप, इंडिया के अंदर अगर ऐसी धांधलेबाजी जो है वो चलती रहे, कि स्कूल बस खुले रहें और वहां पर क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, तो आपको लगता है कि हम डेवलप हो पाएंगे? नहीं। दैट इज द इशू, यही तो मुद्दा है जो आपको इस पूरे आर्टिकल के अंदर समझना था। और जेंडर गैप की बात करें तो वो सबसे बड़ी चीज है, हमें इक्वलिटी जो है वो लेकर आनी, उससे अल्टीमेटली हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, एक अच्छा एनवायरमेंट जो है वो तैयार होगा इंडिया के अंदर। बचपन से, फाउंडेशन से ये सब चीजें रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे बाप रे, भगदड़ मचने के कारण लोगों की जो मौत हो जाती है ना, ऐसे केसेस कितने आ रहे हैं, क्राउड स्टैम्पीड के केसेस, ऐसे मुद्दे बार बार न्यूज में आते रहते हैं। आज बड़ी दिक्कत दे रही है इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट दोनों ही। चलिए आइए, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। अब सोचो, इतनी भगदड़ हो रही है इंडिया के अंदर, हर 2-3 महीने में आपको न्यूज देखने को मिलती है एक ना एक कोई बड़ी भगदड़ से रिलेटेड, जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। इससे पहले आपको याद हो, कुछ महीने पहले हमने ये बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जो है वो देखने को मिली थी, राइट? उसके अलावा भी अभी कुंभ वगैरह हुआ था, तो उस समय भी कितनी भगदड़ थी। वही उसी समय का पीरियड था जब ट्रेन में कुचल कर लोग जो है वो बहुत सारे मर गए थे, ट्रेन के नीचे नहीं, मतलब स्टेशन पे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लोग मर गए। तो अभी देखो, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न चल रहा था। 35 हजार कैपेसिटी वाले वेन्यू में 3 लाख लोग आ गए, सोचो आप। एक पर्टिकुलर जगह जिसकी कैपेसिटी 35 हजार तक संभालने की है, और वहां पर 3 लाख लोग पहुंच गए। भगदड़ हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये मुद्दा अभी रिसेंटली देखने को मिला। 2025 की भी मेजर स्टैम्पीड, ये देखो आप, आरसीबी का परेड, बेंगलुरु के अंदर 11 लोगों की डेथ हुई। श्री लाय राय मंदिर फेस्टिवल गोवा के अंदर 6 लोगों की मौत हुई, 100 लोग इंजर्ड हुए। तिरुमाला मंदिर दर्शन की जो लाइन थी, उसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। नई दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन था, हाँ, महाकुंभ वाला, बॉम्बे नहीं, नई दिल्ली वाला, हाँ। 18 श्रद्धालुओं की डेथ हो गई। प्रयागराज महाकुंभ के अंदर मौनी अमावस्या में 30 लोगों की जो है वो डेथ हुई, 60 लोग इंजर्ड हो गए। तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रकार की भगदड़ के लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना। जब भीड़ में पैनिक, डर या एकदम सडन मूवमेंट होता है ना, और लोग एक दूसरे को कुचल जो है वो देते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, इसको कहते हैं स्टैम्पीड। एग्जिट ब्लॉक्ड हो या कम्युनिकेशन फेल हो जाए, तो लोग सफोकेशन के कारण भी मर जाते हैं, सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। इंडिया में ऐसी भगदड़ धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ट्रांसपोर्टेशन में, है, एंटरटेनमेंट वेन्यू इवेंट्स में हो जाती है। मेजर कारण क्या है? पहले भी हम इसके कारण जो है वो डिस्कस कर ही चुके हैं, रूट कॉज कि क्यों हो रही है। पहली चीज तो भाई, जैसे बेंगलुरु स्टेडियम देखो आप, कैपेसिटी 35 हजार की है, 3 लाख लोग आ गए, तो ओवर क्राउडिंग हो रहा है बियॉन्ड सेफ लिमिट। कोई प्लानिंग नहीं है, रिस्पॉन्स डिलेड है, प्रॉपर साइट की ऑडिटिंग नहीं होती है, ट्रैफिक प्लान नहीं होता है, इवैक्यूएशन स्ट्रेटेजी नहीं है, लोगों के बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी नहीं है, पुलिस डिप्लॉयमेंट में डिले होता है, पुलिस पहुंच नहीं पा रही वहां पे टाइम पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। कई बार र्यूमर्स हो जाते हैं, है ना, पैनिक क्रिएट हो जाता है, किसी ने बोल दिया अरे बाप रे यहाँ पर तो बम फटने वाला है, तो लोगों के बीच में पैनिक हो गया, एक दूसरे को कुचल के बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई बार नैरो एग्जिट होता है, कई बार रास्ते टूटे होते हैं, कई बार ब्रिज गिर जाता है ज्यादा लोग के चढ़ने के कारण, जैसे मुंबई में नहीं हुआ था ये ब्रिज वाला कांड 2017 में, एल्फिस्टोन ब्रिज।
याद आ रहा है? जोधपुर के अंदर भी चमुना देवी मंदिर के अंदर 2008 में एक कांड हुआ था। फिर ना ट्रेन्ड मार्शल्स होते हैं, ना मेडिकल टीम्स होती हैं, ना कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इस प्रकार की भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए। भाई ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे इवेंट के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही है क्या? नहीं हो रही। होता क्या है, इन भगदड़ के कारण लोगों की जान चली जाती है, ट्रॉमा में चले जाते हैं काफी सारे लोग, जिन्होंने अपने खुद के परिवार वालों को कुचलते हुए देखा है और मरते हुए देखा है कुचलने के बाद। फिर पब्लिक जो है वो प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं करती फिर कि क्या है ये, क्या अरेंजमेंट है ये। सस्पेंशन हो जाते हैं, जो भी होता है ब्लेम गेम चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाली जाती है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कन्नी काटी जाती है। इकोनॉमिक लॉस होता है, इवेंट कैंसिल हो गया, मुआवजा भरना पड़ गया, कई बार कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है जिन जो इवेंट जो मैनेज कर रहे हैं उन लोग के खिलाफ। या तो क्या करना चाहिए भाई, पहले जो इवेंट हो रहा है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भाई एंट्री मत दो ना। क्यों, कैसे अंदर आ जा रहे हैं 3 लाख लोग? कहीं ना कहीं लूप होल में दिक्कत है। भाई थिएटर है, थिएटर के अंदर लोग टिकट लेके अंदर जाते हैं, है कि नहीं? जब टिकट दोगे तभी तो अंदर जाने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी ब्लैक में चीजें चल रही हैं कि हाँ भाई कमाओ कमाओ, कमाने के चक्कर में जो है वो लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा दी। कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप चीजें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लोगे। मैन पावर ट्रेंड होने चाहिए, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर्स, पता होना चाहिए इनको कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसकी पहले से ट्रेनिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ऐसी स्थिति हो रही है तो क्लियर ऑडियोस पूरे वहां पर अवेलेबल हो, स्पीकर्स अवेलेबल हो, जिससे कि लोग पैनिक ना करें, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उनको इंस्ट्रक्ट करे कि जिससे कि कंट्रोल तरीके से चीजें हो। एम्बुलेंस, एस्केप रूट सब तैयार हो, सीसीटीवी, ड्रोन्स, हीट मैपिंग, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और अब तो सोल्यूशन यही है कि फ्यूचर में अगर प्रिवेंट करना है तो थर्मल मैपिंग करो, हीट मैपिंग करो, प्रेशर पॉइंट्स को डिटेक्ट करो कि कहाँ कहाँ पर चीजें खराब हो सकती हैं। सैटेलाइट स्क्रीनिंग के थ्रू, है ना, मतलब बेसिकली एंट्री को अगर आप कंट्रोल कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। कैपेसिटी का अकॉर्डिंग मॉक ड्रिल भी करो, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो। मैं तो वैसे भी यार ये सब जो भगदड़ वाली जो जगह होती है ना उससे बहुत दूर रहता हूँ मैं। मेरे को खुद को सफोकेशन फील होने लगती थोड़ी भी, अगर क्राउड ज्यादा, सफोकेशन क्या, मुझे गर्मी, पसीना आने लगता है बहुत, मैं पसीना कंट्रोल नहीं कर पाता अपना, बहुत गर्मी लगती है मुझे। और मैं हेट करता हूँ गर्मी से। क्योंकि आप ज्यादा क्राउडेड प्लेस पे चले जाओ तो अचानक से गर्माहट नहीं होती है वो, बाप रे है। मैं तो नहीं झेल पाता भाई, इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ। कि होगा कोई इवेंट, कितना भी रिलीजियस, अपन बाद में चले जाएंगे भाई, भगवान हर जगह है। और हाँ ठीक है, वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट होती है, आई नो, बट उसकी शक्ति तो हमेशा वहीं पे रहती है ना। होता है नक्षत्रों के हिसाब से एक पर्टिकुलर डे होता है जहां पर होती हैं चीजें, बट जहां आपकी आपके लिए कंफर्ट ना हो, जहां वो चीज आपको कंफर्टेबल ना लगे, वो नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ पर्सनली। अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आएगा। राजस्थान के 2 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला है। लिख लेना भैया। मीनार उदयपुर के अंदर और कीचन पलोड़ी में, ये 2 प्लेसेस के नाम जो है वो आप लिखेंगे। कीचन फलोड़ी में, फलौदी, फलौदी है ये, फलौदी। अब इन्हें अब ऑफिशियल रामसर साइट्स का स्टेटस जो है वो मिल गया है। इंडिया की टोटल रामसर साइट्स की संख्या जो है वो हो गई है अब 91। इंडिया अब एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाली कंट्री बन गया है। लिख लेना भैया। सबसे ज्यादा रामसर साइट टोटल 81, 91 सॉरी, इंडिया में है। और अब इंडिया तीसरी रैंक पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट पूरे दुनिया भर में। एशिया में सबसे ज्यादा और पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है रामसर साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। 1971 में
ईरान की रामसर सिटी में ये रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था, पढ़ा होगा आपने। इंटरनेशनल ट्रीटी है, वेटलैंड्स आर्द्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको कवर करती है ये, प्रोटेक्ट करने पर फोकस करती है, ऑब्जेक्टिव यही है आर्द्र भूमियों को प्रोटेक्ट करना, इकोलॉजिकल बैलेंस इससे बना रहे। मीनार वेटलैंड मैं आपको बताता हूँ उदयपुर का 104, आपको डिटेल में इसके जाने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख सकते हो, उसको बर्ड विलेज कहते हैं। 104 हेक्टेयर के एरिया पर ये फैला हुआ है, 200 से ज्यादा चिड़िया की प्रजाति यहाँ पर आती हैं। यूरेशियन कूट, स्पॉट बिल्ड डक, हेरॉन्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियां भी हैं, डलमेशियन पेलिकन, एशियन वुली नेक्ड स्टॉक, और फिर फेरुगिनस पोचार्ड। 2016 में इसे आईबीए इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का स्टेटस मिल चुका है इसको, 2016 में। ये भी चीज लिख सकते हो आप। यहाँ के लोकल विलेजर्स हंटिंग और फिशिंग को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके संरक्षण में मेजर रोल प्ले करते हैं। मीनार जो है इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, याद रखना उदयपुर का। ठीक है, आपकी स्टेट में कोई वेटलैंड है क्या? अपनी स्टेट का नाम लिखो, और वेटलैंड कौन सा है आपकी स्टेट में उसके नाम लिख लो कमेंट बॉक्स पे। ऐसी फिर एक कीचन वेटलैंड हम लोग को फलोदी में देखने को मिल रहा है, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जोधपुर कीचन, ये वर्ल्ड फेमस है। यहां पर आपको क्रेन्स दिखाई देंगी, डेमोसेल क्रेन्स यहां पर जो है वो देखने को मिलेंगी। हर साल हजारों मात्रा में क्रेन यहां पर आती हैं यूरेशिया से। लोकल लोग जो है वो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल जो है वो करते हैं, यानी कि समुदाय समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, वो संरक्षण करने का कार्य उनको मिला हुआ है। सूखे इलाके इलाके में है ये वेटलैंड, और उस इलाके को जो है बहुत बेहतर जो है बनाने पर काम करता है। इसके रामसर साइट के बारे में आपको ये बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, इसका क्या काम है। बस दैट्स इट। इंडिया ने, ये चीज लिख सकते हो आप, इंडिया ने ज्वाइन किया था इसे 1982 में। पहली दो रामसर साइट्स जो इंडिया के अंदर डिक्लेयर हुई थी, ये अक्सर पूछा था, चिलिका लेक ओडिशा और क्योलादियो नेशनल पार्क, अक्सर एग्जामिनेशन में आएंगे, राजस्थान। जून 2025 में इंडिया के पास टोटल कितनी है मैं आपको लिखवा चुका हूँ, 91 साइट्स। और ये वाला फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। पूरे दुनिया भर में यूके 175 साइट्स, मैक्सिको 142, फिर इंडिया 91, लिख लेना। तमिलनाडु लीड करती है 20 रामसर साइट से, उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 10, राजस्थान 4, राजस्थान पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब तो लेटेस्ट राजस्थान के अंदर ऐड हो गई है मीनार किचन, किचन खींचन खींचन, ठीक है। इनगा 3, इनगा इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉन्गो नदी पर है, ये लिख लेना, इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? कॉन्गो नदी पर। इंगा 3, और अभी प्रपोज किया गया ग्रैंड इंगा, ये बेसिकली, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख लो आप। इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है? कॉन्गो रिवर के ऊपर। कॉन्गो रिवर कहां पर है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पर। सोकोट्रा आइलैंड, सोकोट्रा आइलैंड जो है वो कहां पर है लिख लेना। सोकोट्रा आइलैंड जो है वो इंडियन ओशियन पर हम लोग को देखने को मिलता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नजदीक में है ये। पॉलिटिकली यमन का ये पार्ट है, यमन के कंट्रोल में आता है ये आइलैंड, याद रखना सोकोट्रा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साइट बनी है ये 2008 में। सेमी डेजर्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बस ये दो तीन चीजें आप इसकी लिख लो। ईसीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेंस का ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और ये है ज्ञान सर, ज्ञान सर के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।